इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के संग, रिलेटिव के संग, नॉन टू के साथ। और अब अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो थ्योरिकल पर्पज़ से भी और प्रैक्टिकल पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम है हाइपरटेंसिव डिजीज़ ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ जी, तो ये मतलब जो टॉपिक मैंने लिया है वो ओबीजी से यानी कि ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी से लिया हुआ है। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हाइपरटेंसिव डिजीज़ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हम प्रेगनेंसी के टाइम पे उस डिजीज़ कंडीशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो मेनली जो वीमेन है उससे सफ़र करती है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं हाइपरटेंशन का मतलब होता क्या है। जो मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं या जो पर्सन है उनको तो पता है कि हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, मगर जो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो वो उनके लिए मैं सिंपली बताना चाहूँगी कि कहीं पर भी अगर आपको हाइपरटेंशन वर्ड मिले तो समझ लीजिएगा कि वो डायरेक्टली हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। यानी कि टेंशन शब्द जहाँ पर जुड़ा होगा वो होगा हमारा हाई ब्लड प्रेशर, जिसको उच्च रक्तचाप बोलते हैं हिंदी में, उस चीज़ से रिलेटेड करेगा। डिजीज़ मतलब एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटीज़, और प्रेगनेंसी मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, यानी कि गर्भावस्था के टाइम पे जब वीमेन के अंदर उसका ब्लड प्रेशर किसी भी रीज़न के कारण अकर हो जा इंक्रीज़ होता है तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइपरटेंसिव डिजीज़ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, तो देख लेते हैं कि हाइपरटेंसिव डिजीज़ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है प्री एक्लेम्शिया, दूसरा टॉपिक आता है एक्लेम्शिया, तीसरा टॉपिक आता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और चौथा टॉपिक आता है क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्री एक्लेम्शिया। तो प्री एक्लेम्शिया का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो प्री एक्लेम्शिया जैसे कि इंट्रोडक्शन में ही मैं बता चुकी हूँ कि ये क्या है, हमारा एक हाइपरटेंसिव डिजीज़ है और मेनली प्रेगनेंसी के टाइम पर ही पाया जाता है। ठीक, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाइपरटेंशन का जो एक फॉर्म है प्री एक्लेम्शिया, वो तब अराइज होता है जब किसी विमेन का जो प्रेगनेंसी टाइम है वो 20 वीक से ज़्यादा हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं 4, 8, 16, 20, यानी कि 4 मंथ, यानी कि जब किसी वीमेन को 4th मंथ चल रहा होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है और उस टाइम पे किसी भी रीज़न के कारण उसका अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्री एक्लेम्शिया बोल देते हैं। मगर प्री एक्लेम्शिया को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल वयस्क इंसान है, अडल्ट इंसान है, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मली होता कितना है। तो जो नॉर्मल इंसान है उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। तो अगर प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते के बाद यानी चौथे महीने के बाद अगर किसी गर्भवती महिला या प्रेग्नेंट वीमेन का बीपी 140/90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री एक्लेम्शिया बोल देते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इतना बोल देते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन जिसका प्रेगनेंसी टाइमिंग कितना है हमारा 20 वीक्स, आफ्टर 20 वीक्स या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में उसका किसी भी रीज़न के कारण अगर बीपी 140/90 यानी 140/90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, प्री एक्लेम्शिया बोल देते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं एटियोलॉजी, यानी एटियोलॉजी मतलब कि कॉज, क्या कॉज है, किस कारण से ये कंडीशन होती है। तो जो एग्जैक्ट एटियोलॉजी है प्री एक्लेम्शिया की वो अननोन है, यानी कि जो एग्जैक्ट कॉज अभी तक हम बोल सकते हैं इसका तो वो क्लियर नहीं है कि किस वजह से ये होता है। तो एग्जैक्ट कॉज इज़ अननोन, मगर अदर कॉज में आता है अगर किसी मदर की जो मैटरनल एज है वो 35 से ऊपर है, यानी कि अगर कोई मदर 35 साल से ज़्यादा है और वो प्रेगनेंसी को अचीव करती है तो उस टाइम भी प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन से उसे सफ़र करना पड़ता है। सेकंड, अगर उसे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर है यानी वो वीक इम्यून सिस्टम वाली है, अगर उसको इम्यूनिटी पावर वीक है तो उस कंडीशन से भी मदर को प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन से सफ़र करना पड़ता है। थर्ड, अगर एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन हुआ हो, यानी कि जो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट और फॉर्मेशन है अगर वो एबनॉर्मल पाथवे से हो रहा है तो उस कंडीशन से भी क्या होता है, मदर में प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर मीन्स कि अगर मतलब कोई मदर है वो पॉल्यूटेड एरिया में ज़्यादा रह रही है, मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन है उसके आसपास तो उस कंडीशन से भी उसको प्री एक्लेम्शिया होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो इसका कॉज है वो है जेनेटिक फैक्टर मतलब ये हेरिडिटी भी है। अगर जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसके
फैमिली हिस्ट्री में भी किसी को अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी उस वीमेन में ये कंडीशन देखी जा सकती है। नेक्स्ट चीज़ आप बोल सकते हैं डाइटरी पैटर्न। डाइटरी पैटर्न मतलब इन न्यूट्रिशन अगर मदर प्रॉपर रूप से नहीं ले रही है, जैसे सॉल्टी डाइट का ज़्यादा यूज़ कर रही है या फिर वो अपने खाने में कैल्शियम को कम ले रही है, तो उसके कारण भी इसको प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्री एक्लेम्शिया की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि जब किसी प्रेग्नेंट वीमेन जिसकी प्रेगनेंसी टाइमिंग 20 वीक्स है, यानी कि 20 हफ्ते के बाद जब किसी वीमेन का बीपी सडनली या किसी भी रीज़न से 140/90 mm ऑफ Hg से अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्री एक्लेम्शिया बोल देते हैं। इसके कॉज में मैंने बताया था कि द एग्जैक्ट कॉज इज़ द अननोन, मतलब कि जो इसका एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, मगर अदर कॉज में इसका आता है आपका इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर मतलब अगर मदर की इम्यून सिस्टम वीक है। सेकेंड चीज़ मैंने बताया था कि अगर मदर का इन्वायरमेंट जो सैनिटेशन है या जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड है, उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। नेक्स्ट मैंने बताया था अगर मदर का जो डाइटरी पैटर्न है वो ख़राब है या मतलब असंतुलित है या बैलेंस डाइट नहीं ले रही है मदर, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कि जेनेटिक फैक्टर में भी ये हो सकता है कि अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में है तो ये मदर को अफेक्ट कर सकता है। और नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ओल्डर एज मतलब कि एडवांस मैटरनल एज आप बोल सकते हो। अगर कोई मदर 35 ईयर से ज़्यादा है और प्रेगनेंसी को अचीव करती है तो उसके कारण भी होता है। और नेक्स्ट मैंने बोला था कि एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन, यानी कि जब प्लेसेंटा माता के गर्भ में जो प्लेसेंटा जिसको हिंदी में अपरा बोलते हैं, उसका अगर फॉर्मेशन सही रूप से नहीं हो पा रहा है या कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है तो उसके कारण भी ये कंडीशन मदर को अराइज हो सकती है। तो दीज आर द कॉज ऑफ प्री एक्लेम्शिया। तो एक 2015 के अकॉर्डिंग देखा गया था कि जो ऑल ओवर जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें से 8 to 10% जो केस होते हैं ना वो प्री एक्लेम्शिया होते हैं, यानी कि फ्रिक्वेंसी कितनी होती है इसकी 8 to 10%, यानी कि ऑल जो मान के चलिए अगर किसी हमारे कंट्रीज़ में या फिर ऑल ओवर ग्लोबली क्या हो रहा है, 100 बच्चे बर्थ ले रहे हैं, 100 बच्चों का बर्थ हो रहा है, तो उसमें से 8 to 10% जो मदर होगी वो प्री एक्लेम्शिया वाली मदर होगी। ठीक है, तो आप देखते हैं इसके कारण डेथ रेट कितनी हो रही है। तो जो इसकी डेथ रेट है वो 26,900 डेथ जो बेबीज़ की होती है वो प्री एक्लेम्शिया की वजह से होती है। ठीक, तो अब बात करते हैं इसके साइनम सिम्टम्स क्या क्या होंगे। मतलब अगर मदर को प्री एक्लेम्शिया हो रही तो उसके अंदर साइनम सिम्टम क्या क्या होंगे, यानी कि चिन्ह और लक्षण क्या क्या होंगे इस चीज़ के। तो जो फर्स्ट लक्षण है तो वो तो सबसे पहले हाइपरटेंशन है, तो उसका जो बीपी है वो इंक्रीज ही होगा। तो सबसे पहला जो साइनम सिम्टम है वो है हाई बीपी। सेकेंड, प्रोटीन यूरिया, यानी कि अगर हम मदर के यूरिन का एनालाइज करेंगे तो उसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाएगी। प्रोटीन यूरिन के साथ साथ प्रोटीन भी उसकी बॉडी से सिक्रीट होएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसका ट्रीटमेंट ना करें तो यही कंडीशन इसी कंडीशन की वजह से मतलब उसे डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है सम केसेस में। और थोड़ा बहुत मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में जैसे लीवर में या फिर लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट बोल सकते हैं वो हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा मदर को। और नेक्स्ट जो चीज़ है अगर हम मतलब देखें इसको प्रोलॉन्ग टाइम तक देखें तो उसको स्वेलिंग भी हम लोगों को मदर के जैसे कि फेस में हो गया या फिर उसके हैंड्स में हो गया, उसमें हमें स्वेलिंग देखी जा सकती है। पिटिक एडिमा बोल सकते हैं हम लोग सिंपली। तो जो मुख्य साइनम सिम्टम है इसका वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर आप देखेंगे तो 140/90 से ऊपर ही रहेगा मदर का। सेकंड, अगर हम प्रोटीन यूरिया की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलेगी यूरिन एनालाइज करने पर। नेक्स्ट चीज़, मदर के जो स्वेलिंग जो मतलब उसका फेस होगा या हैंड होगा उसमें स्वेलिंग दिखने को मिलेगी। मूड इरिटेशन होगा मदर को, नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है। और इसके कारण फर्दर मतलब जो मदर को एपेटाइट है वो भी कम होएगी। ये इसके साइनम सिम्टम है। अब बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है प्री एक्लेम्शिया के, हम कैसे फाइंड आउट करें कि मदर को प्री एक्लेम्शिया हुआ है। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन से भी पहले हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं हम लोग पेशेंट का, यानी कि जब हम पेशेंट हमारे पास इस टाइप का कोई आता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं उसकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मतलब हम पूछेंगे क्या आपके फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम पहले से है या उनके मदर को या फिर उनकी मदर इन लॉ या कोई भी है उनमें, अगर उनको पहले ये कंडीशन है तो हम उनसे हिस्ट्री कलेक्ट कर लेंगे। सेकंड, हम क्या करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे हम स्वेलिंग वगैरह देखेंगे कि किस किस जगह में स्वेलिंग आई है, एडिमा कंडीशन कहाँ कहाँ पर अराइज हुई है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देख लेंगे कि
जो मदर का वाइटल है हम उसको चेक करेंगे, और वाइटल में स्पेशली हम लोग क्या चेक कर लेंगे, ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वही इसमें इंक्रीज़ होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मैंने बताया था कि प्रोटीन यूरिया की कंडीशन होती है, तो ऑब्वियस बात है किडनी फंक्शनिंग टेस्ट भी हम इसमें करेंगे। सेकेंड चीज़ हम लोग इसमें लीवर फंक्शनिंग टेस्ट भी करेंगे, और क्या कर सकते हैं हम इसमें प्लेटलेट्स काउंट भी हम लोग कर सकते हैं, और आरबीसी काउंट भी हम लोग एनालाइज इसमें कर सकते हैं। ठीक, तो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर प्री एक्लेम्शिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि हिस्ट्री कलेक्शन, सेकंड मैंने बताया था फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड मैंने बताया वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे और स्पेशली बीपी पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट मैंने बताया था कि हम केएफटी करेंगे, यानी कि किडनी फंक्शनिंग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट मैंने बताया था हम लोग क्या करेंगे, एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शनिंग टेस्ट करेंगे। और नेक्स्ट मैंने बताया था कि प्लेटलेट्स और आरबीसी काउंट को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं प्रिवेंशन, यानी कि कैसे हम लोग प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन से बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऑलवेज, ये चीज़ मेडिकल प्रोफेशन का एक सिद्धांत रहा है कि बचाव ही किसी चीज़ जानकारी ही किसी चीज़ का बचाव है। तो सबसे पहले अगर मदर को लग रहा है कि उसका बीपी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर उसको कुछ ऐसा साइन एंड सिम्टम लग रहे हैं जो एबनॉर्मल है, तो उस टाइम पे उसे अपने खान पान का सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट है उसमें सबसे पहले वो अपने न्यूट्रिशन पैटर्न को बैलेंस करें। सेकंड चीज़, अपनी डेली एक्टिविटी को प्रमोट करें। सिर्फ ये नहीं है कि मतलब ज़्यादा एक्सेसिव रेस्ट लेना भी ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो डेली एक्टिविटीज़ कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अपने खाने में सॉल्टी डाइट कम से कम लें। अगर वो किसी चीज़ की वजह से मेडिकेशन वगैरह ले रहे हैं तो मेडिकेशन को अवॉइड करें, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बिना कोई भी मेडिकेशन ना लें। नेक्स्ट चीज़, अगर मदर में नोज़िया वोमिटिंग की कंडीशन हो रही तो हम कोई भी मेडिकेशन नहीं लेंगे उस टाइम पे, हम डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। और व्यायाम वगैरह, योगा वगैरह स्पेशल रूप से करें, मॉर्निंग वॉक करें मदर। और स्मोकिंग वगैरह या अल्कोहलिज्म अगर कोई मदर को है, वो अल्कोहल लेती हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। ये इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब हम क्या क्या चीज़ प्रिवेंशन में ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूट्रिशन पैटर्न को मेंटेन करना है। खाने में सॉल्टी डाइट यानी नमक की मात्रा कम लेनी है, और कैल्शियम रिच डाइट ज़्यादा लेनी है। ठीक है, और आपको क्या करना है, प्रमोट करना है एक्सरसाइज को, डेली एक्टिविटी को। नेक्स्ट चीज़ आप क्या करेंगे, अपने इन्वायरमेंट सैनिटेशन को मेंटेन रखेंगे, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट में अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे। और क्या करेंगे, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बिना कोई भी दवाई आप ना लें। ये आप प्रिवेंटिव मेजरमेंट में लेंगे। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर ही चलेंगे, मगर जो इसमें एस्प्रिन की जो टैबलेट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो एस्प्रिन की जो मेडिकेशन है हम उसके लिए वो पेशेंट को देते हैं। और जो इसकी जो इफ़ेक्टिव मेडिकेशन है वो 2 मेडिकेशन है, एक तो आपका है लेबेटाडोल और दूसरा है आपका नेफिडेपिन। तो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्लेम्शिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एक्लेम्शिया के बारे में कि एक्लेम्शिया क्या होता है।